और चलिए बड़ी खबर का सीधे रुख करेंगे जो कि इटावा से है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान सामने आया है। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव को लेकर उन्होंने बयान दिया है और पीएम के मन में नेताजी के लिए सम्मान है, ये बात कही है उन्होंने। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, बड़ा बयान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव को लेकर कहा कि पीएम के मन में नेताजी के प्रति सम्मान है। नेताजी के क्षेत्र में चुनाव प्रचार नहीं किया। 2014 से लेकर 2019 तक के जितने भी चुनाव हुए उसमें कोई प्रचार नहीं किया गया। उनके क्षेत्र में नेताजी के बाद अब मैनपुरी में कमल खिलेगा, ये बड़ा दावा ठोका है। तो आज अस्थियों का विसर्जन हुआ और देखिए दूसरी तरफ उपचुनाव को लेकर केशव प्रसाद मौर्य ने बड़ा बयान दिया। जी के प्रति हम सबका बहुत सम्मान है। स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी उनका कितना सम्मान करते हैं कि उनके चुनाव क्षेत्र में प्रचार करने ना तो वह 2014 में गए थे और ना 2019 में गए थे, लेकिन यह दुखद निधन हुआ है। आज वैसे इस सवाल का जवाब देने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मैनपुरी में भी कमल खिलेगा, यह जरूर मैं कहता हूं। बड़ी खबर आपको दे दें, लखनऊ में भाजपा की कोर कमेटी की बैठक इस वक्त जारी है। मुख्यमंत्री आवास पर भाजपा कोर कमेटी की बैठक हो रही है और बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह भी शामिल हैं। इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के साथ दोनों उप मुख्यमंत्री भी इस बैठक में पहुंचे हुए हैं। पार्टी की राष्ट्रीय महामंत्री डी पुरंदेश्वरी भी कोर कमेटी की बैठक में पहुंची हैं और कोर कमेटी की बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा की जा रही है। तो कौन कौन शामिल हो रहा है इस बैठक में इस वक्त, वो देख लीजिए। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री सूबे के, राधा मोहन सिंह यूपी के प्रभारी हैं, वो इस बैठक में हैं। ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम, इसके अलावा केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश, वो भी इस बैठक में शामिल हुए हैं इस वक्त और कई मुद्दों पर चर्चा की जा रही है। लेकिन इस वक्त ताजा अपडेट क्या है बताने के लिए अनुभव शुक्ला मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अनुभव, क्या अपडेट है बैठक को लेकर? देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा, बैठक ये चल रही है मुख्यमंत्री आवास 5KD पर और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य चंद मिनट पहले पहुंचे क्योंकि वो इटावा में थे। सीधे जब लखनऊ लैंड किए तो सीधे 5KD पहुंचे और अब बैठक में शामिल हो रहे हैं। ये महत्वपूर्ण बैठक है। बीजेपी की कोर कमेटी है, इसमें मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी हैं, यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह भी हैं और दोनों डिप्टी सीएम भी हैं। धर्मपाल सैनी जो महामंत्री संगठन है वो भी मौजूद है। देखिए, 3 दिन के प्रवास पर है राष्ट्रीय महामंत्री डी पुरंदेश्वरी और चूंकि जब वो केंद्र से आई हैं, दिल्ली से आई हैं, तो तमाम सारी चीज़ें हैं जो शीर्ष नेतृत्व ने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर उत्तर प्रदेश में किस तरीके से संगठन का काम हो रहा है, किस तरीके से सरकार काम कर रही है, इन सारी चीज़ों पर एक तरीके से हम कहें तो वो रिपोर्ट तैयार करेंगे और वो रिपोर्ट वहाँ शीर्ष नेतृत्व को सौंपेंगी। इसीलिए ये कोर कमेटी की बैठक रखी गई क्योंकि आप उत्तर प्रदेश में देखिए, अभी नगर निकाय के चुनाव होने हैं नवंबर के आखिरी महीने में, फिर लखीमपुर की गोला गोकरणनाथ सीट पर उपचुनाव होना है और अब मैनपुरी की जो सीट है वहां पर भी लोकसभा का उपचुनाव होगा नेताजी के निधन के बाद। तो ये तो कई 3 चुनाव हैं जो महत्वपूर्ण है पार्टी के लिए। उसमें क्या रणनीति रहेगी, फिर किस तरीके से संगठन का काम हो रहा है, किस तरीके से जो प्रवास है या जो हम कहें अन्य कार्यक्रम है जो केंद्र की तरफ से या शीर्ष नेतृत्व की तरफ से दिए गए हैं, उसमें पार्टी किस तरीके से काम कर रही है। सरकार के 6 महीने हो चुके हैं, 6 महीने में किस तरीके से सरकार की परफॉर्मेंस है, इन सारी चीज़ों पर लेकर कहीं ना कहीं ये बैठक हो रही है। और चूंकि बीजेपी में अगर हम कहें सिस्टम है कि जो राष्ट्रीय महामंत्री होते हैं वो अलग अलग चक्रानुक्रम में, वो अगर हम एक साइकिल होता है और वो जाते रहते हैं, अलग अलग प्रदेशों के प्रवास पर जाते हैं। तो इसीलिए 3 दिनों के प्रवास पर डी पुरंदेश्वरी जो है वो जब लखनऊ पहुंची हैं तो पहले उन्होंने 2 महत्वपूर्ण बैठकें की, यानी पार्टी के जो प्रदेश पदाधिकारी हैं, महामंत्री हैं, उपाध्यक्ष हैं, जो क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं, उनके साथ बैठक की, फिर उसके बाद मीडिया टीम के साथ बैठक की, फिर प्रबुद्ध जन सम्मेलन में गई और उसके बाद सीधे वहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी थे, धर्मपाल सैनी भी थे और वो तीनों लोग एक साथ यही मुख्यमंत्री आवास पर पहुँचे हैं और अब ये कोर कमेटी की बैठक हो रही है। आप ये मानकर चलिए 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसके लिहाज से भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक है और आगामी जो नगर निकाय के चुनाव है वो तो हमने बताया ही, क्योंकि बिल्कुल। और जैसे आपने बाईपोल्स के बारे में भी जानकारी दी, तो बाईपोल्स है नगर निकाय का चुनाव और उसके बाद 2024 का चुनाव, हर मायने से इस वक्त जो बैठक हो रही है वो काफ़ी अहम है। आप नजर बना के रखिएगा अनुभव, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर एक और आपको दे दें। 19 अक्टूबर को सीएम योगी अयोध्या पहुंचने वाले हैं। जी हाँ, दीपोत्सव की तैयारियों को लेकर जायजा
लेंगे किस तरीके की वहां पर तैयारियां हैं। 19 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे अयोध्या पहुंचेंगे सीएम, इस बात की जानकारी मिल रही है। जिला प्रशासन सीएम के दौरे की तैयारियों में जुटा है। तो इस बार का दीपोत्सव पिछली बार से भी भव्य होगा और इसी वजह से जिला प्रशासन की तरफ से अब सीएम के दौरे की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि माना जा रहा है कि लगातार इससे पहले भी जब सीएम पहुंचे थे तो उन्होंने बैठक की थी और एक बार फिर से सीएम का दौरा प्रस्तावित बताया जा रहा है। ऋषि मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। ऋषि, सीएम पहुंच सकते हैं 19 अक्टूबर को, क्या बताया जा रहा है? जी बिल्कुल, बता दें कि इस बार का जो दीपोत्सव होगा उसको भव्य बनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले से ही तैयारियां की थी। यही वजह थी कि इस महीने में तीसरी बार अयोध्या आ रहे हैं और इस बार के दीपोत्सव को भव्य बनाने के लिए एक बार फिर वो अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, क्योंकि इस बार 17 लाख दीपक जलाए जाएंगे और वहीं अपने में खास बनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 19 तारीख को अयोध्या पहुंच रहे हैं। और हालांकि कयास लगाया जा रहा है कि इस बार के दीपोत्सव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच सकते हैं, जिसकी जो तैयारियां हैं वो इस बार भव्य बहुत तेजी के साथ अधिकारीगण मौजूद हैं। और सांसद लल्लू सिंह जी का एक वीडियो भी वायरल हुआ, उसमें साफ दिखाए वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी आ सकते हैं, उनकी तैयारियां जो हैं वो जोरों पर की जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं इस बार के दीपोत्सव को भव्य बनाने का जो प्लान है, यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बार तीसरी बार अयोध्या आ रहे हैं, जिसको भव्य बनाएंगे। जी, और इससे क्योंकि इससे पहले भी जब सीएम वहां पर पहुंचे थे तो अधिकारियों के साथ मंथन हुआ था, तो ये तैयारियां कितनी बड़ी इस वक्त आपको दिखाई दे रही हैं, क्योंकि दीपोत्सव का समय बहुत नजदीक है, तो किस तरीके से अधिकारी वहां पर लगे हुए हैं और जो 19 तारीख को बैठक होने वाली है वो कितनी अहम होगी इस मायने में? अगर हम 19 तारीख की बैठक की बात करें तो 19 तारीख की जो बैठक होगी बहुत अहम होगी, क्योंकि इस बार जो दीपोत्सव है 23 अक्टूबर को दीपोत्सव मनाया जाएगा और पीएम के आगमन को भी तैयारियां हो सकती हैं। यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 19 तारीख को अहम बैठक करेंगे, अधिकारियों को निर्देशित करेंगे कि इस बार के दीपोत्सव को भव्य बनाएं। और भगवान रामलला का मंदिर बन रहा है, यही वजह है कि इस बार श्रद्धालुओं की संख्या ज्यादा होगी। बिल्कुल, और जैसा कि एक बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं ऋषि, बड़ा अपडेट आप ये दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री भी पहुंच सकते हैं। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो जानकारी आप दे रहे हैं कि पीएम भी पहुंच सकते हैं और हो सकता है कि इसी वजह से सीएम वहां पर पहुंच रहे हैं। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए ऋषि। और अगली खबर सिद्धार्थनगर से, जहां बाढ़ का कहर जारी है। यहां के हरैया गांव में पानी घुस चुका है। यही नहीं बल्कि बाढ़ के तेज बहाव के वजह से लोग परेशान हैं और सिखौला गांव की सड़कें भी टूट चुकी हैं। स्थानीय लोग गांव छोड़कर अब सड़क पर आ चुके हैं। गांव के लोगों को अभी तक प्रशासनिक मदद नहीं मिल पा रही है, जिस वजह से लोग काफी परेशान हैं। लेकिन सड़कों की स्थिति आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग अभी भी आवाजाही करने के लिए मजबूर हैं और उनका कहना है कि जो प्रशासनिक अमला है वो इतना मुस्तैद यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, जिस वजह से लोग अपने घरों को छोड़कर दूसरी जगह पर पलायन कर रहे हैं। और इस बीच आपको एक और बड़ी खबर दे दे, भदोही से बड़ी जानकारी। पूर्व विधायक बाहुबली विजय मिश्रा दोषी करार दिए गए हैं। 2009 आर्म्स एक्ट का ये मामला है जिसमें दोषी करार दिए गए। 2 साल 6 महीने की सजा विजय मिश्रा को हुई है। बसपा सरकार के समय में मामला दर्ज हुआ था। 15,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। तो विजय मिश्रा दोषी करार दिए गए। 2 साल 6 महीने की सजा उनको हुई है। इसके साथ ही 15,000 रुपए का जुर्माना लगा है। और जब बीएसपी की सरकार थी तो उन पर मुकदमा दर्ज किया गया था। आर्म्स एक्ट का ये पूरा मामला है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं भदोही से, पूर्व विधायक बाहुबली विजय मिश्रा दोषी करार। 2009 आर्म्स एक्ट मामले में दोषी करार वो दिए गए और आपको बताएं कि 2 साल 6 महीने की सजा विजय मिश्रा को हुई है और 15,000 रुपए का जुर्माना भी उन पर लगा है। जब बीएसपी की सरकार थी उस वक्त में मुकदमा उन पर दर्ज हुआ था। 2009 का ये पूरा मामला है आर्म्स एक्ट का, जिसमें दोषी करार दिए गए हैं और अब 2 साल 6 महीने की सजा मिली है। इसके साथ ही 15,000 रुपए का जुर्माना भी उन पर लगा है। तो बड़ी खबर लगातार भदोही से आपको दे रहे हैं। रोहित मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। रोहित, दोषी करार दिए गए विजय मिश्रा, क्या पूरी अब आगे की प्रक्रिया रहेगी, जानकारी दीजिएगा।
जी बता दूं कि विजय मिश्रा इनको बाहुबली कहा जाता है, 4 बार के विधायक हैं। हालांकि जब 5वीं बार चुनाव लड़े थे ये चुनाव हार गए और ये इनके ऊपर एक मामला दर्ज हुआ था, रेप का, बलात्कार का दर्ज हुआ था, जिसमें सामूहिक इनका आरोप लगा था। वाराणसी की पीड़िता ने दर्ज कराया था। इस मामले में इनको गिरफ्तार एमपी के आगरा से गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था। ये फिलहाल 2 साल से लगातार जेल में है, आगरा सेंट्रल जेल में बंद है। आज इनकी पेशी हुई थी। आज इनकी एसीजीएम ने आज इनको पूरी सुनवाई के दौरान जो है सजा सुनाई है। 2 साल 6 महीने की सुनाई है। ये आर्म्स एक्ट के मामले में इनको सजा सुनाई गई है। जी बहुत शुक्रिया रोहित तमाम जानकारी। तो 2 साल 6 महीने की सजा विजय मिश्रा को हुई है। फिलहाल वो जेल में बंद हैं। एक दूसरे मामले में, रेप का मामला है, जिसमें वो जेल की सजा काट रहे हैं। और इसी बीच देखिए, जो 2009 का आर्म्स एक्ट का मामला है उसमें भी वो दोषी करार दिए गए हैं। 2 साल 6 महीने की सजा और इसके साथ ही 15,000 रुपए जुर्माना भी उन पर लगा है। खबरों में आगे बढ़ते हुए मऊ से बड़ी खबर आपको दे दे। मऊ से गिरफ्तार हुआ है पीएफआई का एक सदस्य। आजमगढ़ एटीएस के टारगेट पर पीएफआई का ये सदस्य था। मस्जिदों में कई बार पीएफआई मीटिंग में ये शामिल भी हुआ था, जैसे कि जानकारी मिल रही है। पीएफआई के सारे पदाधिकारियों के संपर्क में नासिर कमाल था और 4 भाषाओं का जानकार भी नासिर कमाल है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। पीएफआई की मीटिंग में शामिल हो रहा था, पीएफआई के पदाधिकारियों के संपर्क में रहता था नासिर कमाल। राहुल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ मऊ से। क्या राहुल जानकारी मिल रही है नासिर कमाल के बारे में? कितनी बड़ी ये गिरफ्तारी मानी जा रही है? कनेक्शन के बारे में क्या खुलकर अब तक सामने आ रहा है? डिटेल से जानकारी दीजिए। देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये जो नासिर कमाल है मऊ के प्रेमा राय मोहल्ले का ये रहने वाला है। और एक सबसे बड़ी बात मैं ये बता दूं कि जब पीएफआई के सभी सेंटरों पे जबरदस्त छापेमारी चल रही थी पूरे देश में, उस समय इस व्यक्ति ने अपना जगह बदल दिया था। और मैं बता दूं आपको कि इस छापेमारी जब वहाँ पे हुई थी, तो जब दिल्ली की जो टीमें है वो यहाँ पे मऊ में आके कैंप किए थे, जो मेरे सूत्र बता रहे हैं। उस दरमियान यह इन जगहों को मऊ जिले को छोड़कर अन्यत्र कहीं चला गया था, जिसके बाद यहाँ से टीमों ने अपना रास्ता बदल दिया और इन्होंने तमाम तरह के हथकंडे अपनाए इसे गिरफ्तार करने के लिए। लेकिन सबसे ज्यादा सफलता जो है लगभग 4 दिन पहले जो पता चला है कि पीएफआई के इसके प्रेमा राय मोहल्ले में जो इनके जो सूत्र थे, इन्होंने अपने सूत्रों के माध्यम से उस जगह को टारगेट किया और फिर इसे घेर कर गिरफ्तार किया और इसे ले आया और फिर इन्हें जो है न्यायिक हिरासत में भेजने का काम किया है। वहीं नासिर कमाल जो है 4 भाषाओं के जानकार होने की वजह से काफी फेमस था यहाँ पर और इसकी वजह से वो अपने ठीक है, बिल्कुल राहुल, और नजर बना के रखिएगा आगे भी इसके बारे में और क्या इसके कनेक्शन खुलकर सामने आते हैं, क्या जानकारी मिलती है, वो भी हम आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी खबर आपको दे। सैफई पहुंचा अखिलेश यादव का परिवार। हरिद्वार से अस्थि विसर्जन करके सैफई पहुंच चुका है परिवार। चार्टर्ड प्लेन से सैफई पहुंचा अखिलेश का परिवार। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। सैफई अखिलेश यादव का परिवार पहुंच चुका है और ये देखिए तस्वीरें उस वक्त की आपको दिखा रहे हैं जब हरिद्वार में अस्थि विसर्जन का कार्यक्रम हुआ, उस वक्त की तस्वीरें हैं। चार्टर्ड प्लेन से पूरा परिवार हरिद्वार पहुंचा और अस्थि विसर्जन का जो कार्यक्रम है वो संपन्न करने के बाद अब जानकारी मिल रही है कि सैफई ये पूरा परिवार पहुंच चुका है। बड़ी खबर, ताजा अपडेट आपको दे रहे हैं। अखिलेश यादव परिवार के संग अपने पैतृक आवास पहुंच चुके हैं और हरिद्वार से अस्थि विसर्जन करने के बाद सैफई परिवार पहुंचा। और उधर श्रावस्ती में पुलिस ने 3 को गिरफ्तार किया है। इन लोगों में से एक अफगानिस्तान का रहने वाला बताया जा रहा है। इन लोगों को भारत नेपाल सीमा से सटे गांव के पास से मुखबिरी की सूचना मिलने पर गिरफ्तार किया गया। बताया यह जा रहा है कि अफगानिस्तान शख्स 2021 में वीजा समाप्त इसका हो चुका है। इसके बाद से ये देश में ही रहकर अलग अलग जगहों पर आता जाता था, लेकिन अब गिरफ्तारी हो चुकी है और 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इसके साथ 2 लोगों को और गिरफ्तार किया गया है सिरसिया पुलिस द्वारा। ये वर्ष 2017 में अफगानिस्तान से दिल्ली आया था टूरिस्ट वीज़ा पर 3 माह के लिए। उसके बाद से वापस नहीं गया। उसके बाद इसने दिल्ली में कुछ दिन काम किया, फिर गुड़गांव में भी एक उसके नॉनवेज ढाबे पर काम किया। उनसे पूछा गया तो इनके पास कोई वैलिड डॉक्यूमेंट, कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं थे ओरिजिनल रूप में, इसलिए गिरफ्तारी की गई। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। एबीपी गंगा,
खबर आपकी, जुबान आपकी।